Hello and welcome to Chetan Bharat Learning. In the series of public administration, we are discussing administrative thinkers. And today we will meet and greet American social psychologist Mr. Douglas McGregor, who is also considered as one of the vanguard of behavioralist movement in post-World War era. Now, when we are saying the behavioralist movement, that means कि ये जो behavioral thinker हैं, ये human behavior के ऊपर फोकस करते हैं किसी भी enterprises के अंदर या किसी भी organization के अंदर. मतलब जैसे classical thinkers हमने पढ़े थे, वो ज़्यादातर structuralist approach वाले थे. वो hierarchy, span of control, command या फिर यूनिटी ऑफ कमांड ऐसे प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करते थे कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चरल स्वरूप क्या होना चाहिए. लेकिन जब हम इन बिहेवियरलिस्ट थिंकर को पढ़ते हैं तो ये ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर पे फोकस ना होकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन साइड इन्वॉल्व है या जो ह्यूमन रिसोर्सेज वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, उनका बिहेवियर किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर असर डालता है या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किस तरह ह्यूमन बिहेवियर को प्रभावित करता है, इस चीज के ऊपर अपनी स्टडी का फोकस लेकर आते हैं. और ये मानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट या फिर यूं कहें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ह्यूमन साइड या फिर ह्यूमन बिहेवियरल साइड. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ह्यूमन रिसोर्स के बिहेवियरल साइड के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि अपने ह्यूमन रिसोर्स के पोटेंशियल का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किया जा सके. नाउ let's just get a brief introduction of Douglas McGregor, that he is a social psychologist. First of all, ये जरूर याद रखें कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर या फिर कोई होता है ना कि जैसे MBA जैसी बातें कर रहा है, उस तरह की बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर ये सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं स्टडी वाइज, जो फर्दर अपनी इन सोशल साइकोलॉजिस्ट की स्टडी को यूटिलाइज करेंगे इन मैनेजमेंट साइकेट्री. So later on he became management psychiatrist. So he was born in 1906 in Michigan, USA. He was a college dropout earlier. तो कुछ पैसे की तंगी की वजह से इन्होंने एक गैस स्टेशन पर अटेंडेंट के तौर पे काम किया और वहाँ पर ये रीजनल मैनेजर के पोस्ट तक राइज करते हैं. लेकिन उसके बाद दोबारा से स्टडी अपनी कंटिन्यू करते हैं और फिर वायने स्टेट यूनिवर्सिटी से ये अपनी ग्रेजुएशन करेंगे और 1935 में साइकोलॉजी के अंदर अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हैं. फर्दर ही बिकेम अ लेक्चरर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. 1937 में ही जॉइंड MIT टू एस्टैब्लिश इंडस्ट्रियल रिलेशंस सेक्शंस एंड आल्सो स्टार्टेड कंसल्टेंसी वर्क. तो जो डिफरेंट फर्म होती हैं, एस्टैब्लिशमेंट होती हैं, वहां पर इन्होंने कंसल्टेंसी वर्क लेना भी शुरू किया था. उसके बाद ये एंटियोक कॉलेज ऑफ ओहियो के अंदर प्रेसिडेंट भी रहे हैं और इनका जो फेमस वर्क है, मोस्ट फेमस वर्क है, वो है द ह्यूमन साइड ऑफ द एंटरप्राइजेस. नाउ प्लीज फोकस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज अ सोशल साइकोलॉजिस्ट who is working in the management psychiatry and further the most famous work that is human side of enterprises. किसी भी एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी एंटरप्राइजेस के अंदर जो ह्यूमन साइड है, ह्यूमन बिहेवियरल साइड है, उसके ऊपर इनका फोकस होगा. अगर हम बात करें इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट योगदान इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योगदान है वो ये है कि इनका एक थियोरेटिकल अजम्पशन, इनकी इसी ह्यूमन साइड की स्टडी का असर हमें देखने को मिलेगा इनकी आगे थ्योरी X और थ्योरी Y के अंदर, जो मोस्ट प्रोमिनेंटली हम पढ़ते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मैनेजरियल प्रैक्टिसेस के लिए. एक थ्योरी X और थ्योरी Y. थ्योरी X को रिजेक्ट करेंगे क्योंकि उसको क्लासिकल कह के खारिज किया जाएगा और उसकी जगह पर थ्योरी Y प्रपोज करेंगे. लेकिन अगर हम टू सम अप देखें इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योगदान है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, वो ये है कि इनके पास एक थियोरेटिकल अजम्पशन है. बेसिकली ही इज हैविंग अ थियोरेटिकल अजम्पशन व्हिच इज लिंक्ड फर्दर with the development of managerial talent and teamwork. कुछ assumptions ही रखते हैं और उसके आधार पर managerial talent या leadership qualities को कैसे enhance किया जाए जिससे ultimately organization success हो सके, उसमें human side की study को ये propose करने की कोशिश करेंगे. Now we come to this thing कि मेन इंपॉर्टेंट थियरी जो हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, उसका कंटेंट क्या है. अब जनाब बात यहां से शुरू करते हैं कि हम चाहे ये मैनेजमेंट के बारे में कह लें या लीडरशिप स्टाइल के बारे में कह लें. आगे हमें एक और यूनिट के अंदर लीडरशिप, मोटिवेशन, मोराल ऐसे भी कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, तो उससे भी मैकग्रेगर को रिलेट किया जाता है, वहां पर भी इनका यूटिलाइजेशन है. तो
यहां पर मैग्रेगर का फोकस एज अ थिंकर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजरियल टैलेंट को डेवलप करने के लिए, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर या लीडर कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो मैनेजमेंट स्टडीज के अंदर एक पेरिनियल क्वेश्चन ये है दैट सक्सेसफुल मैनेजर्स, और यू मे कॉल इट लीडर एज वेल, सक्सेसफुल मैनेजर्स आर बॉर्न और मेड। क्या ये जन्मजात गुण होते हैं जिसके आधार पर कोई सक्सेसफुल बनता है मैनेजर, या फिर सक्सेसफुल मैनेजर बनाए भी जा सकते हैं? अब देखिए, जितना भी पर्सनल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी हमने अब तक की है, तो एक जवाब पर तो हम सभी सहमत हैं दैट सक्सेसफुल मैनेजर्स और लीडर्स आर मेड, दे आर नॉट ओनली बॉर्न। अगर सिर्फ ऐसा होता कि दे आर बॉर्न, दे आर हैविंग इनबॉर्न क्वालिटीज और उनको बनाया नहीं जा सकता है फर्दर ऑन, तो फिर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ऐसे सारे कंसेप्ट की तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। इसका मतलब हम सही स्किल वाले व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करके प्रॉपर ट्रेनिंग के थ्रू हम एक लीडर डेवलप करते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस के अंदर हम करते हैं। तो नॉर्मल कोई भी ग्रेजुएशन पास करके अगर व्यक्ति आता है तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद उसको आईएएस की ट्रेनिंग या आईपीएस की ट्रेनिंग के बाद हम एक लीडर या एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट करते हैं, उसको बनाते हैं। या जैसे फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने एक बार कहा था कि आप मुझे कोई भी एक व्यक्ति दीजिए विद नॉर्मल एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड एंड आई विल मेक लीडर आउट ऑफ हिम और हर। सो एक बात पर हम सभी सहमत हैं आज के दौर में कि सक्सेसफुल मैनेजर्स या लीडर्स, दे आर मेड, वो बनाए जाते हैं कुछ टूल्स, टेक्निक्स के द्वारा या ट्रेनिंग के द्वारा। अब इसमें आगे मैग्रेगर साहब ये कहते हैं कि भाई जब आप इस बात पे सहमत हैं कि सक्सेसफुल मैनेजर्स बनाए जाते हैं, तो अब तक जो आपकी टेक्निक है सक्सेसफुल मैनेजर्स को बनाने के लिए, वो चाहे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के थ्रू हो, चाहे आपकी ऑपरेशनल वर्क कल्चर के थ्रू हो, तो अब तक की आपकी टेक्निक ठीक नहीं है। अब तक जो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग है जिसके थ्रू मैनेजर्स आप तैयार करते हैं, उसमें मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का मैनेजर के बिहेवियर के ऊपर बहुत कम असर पड़ता है, और जो मैनेजरियल ऑपरेशंस हैं उनके ऊपर मेन असर इस बात का पड़ता है अबाउट द कंसेप्शन, व्हाट कंसेप्शंस मैनेजर्स आर हैविंग अबाउट द टास्क, अबाउट देयर ह्यूमन रिसोर्स। मतलब कि बिजनेस जैसे मैनेज होता है वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि आपके एंटरप्राइजेस के अंदर जो भी ह्यूमन है उनका पोटेंशियल क्या है, और उस पोटेंशियल को आप ऑप्टिमल लेवल पर कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और क्योंकि मैनेजर्स का एक कंसेप्शन अबाउट देयर ह्यूमन रिसोर्स यही फॉल्टी है, इस वजह से मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हैं उनके आंसर दैट लाइज आउटसाइड द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यहीं पर मैग्रेगर एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट देते हैं दैट टॉप एग्जीक्यूटिव्स विद टैलेंट एंड कैपेसिटीज कंट्रीब्यूट वेरी लिटिल टू द इंडस्ट्री। Now, this is very important quote by the McGregor. अक्सर हम यही तो करते हैं कि जब भी कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई टेक्निकल एंट्रीज होनी चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू, फेयर तरीके से टैलेंटेड लोगों को या स्किल्ड लोगों को आप रिक्रूट करें। लेकिन इसके तो टोटल उलट मैग्रेगर लिख रहे हैं और कह रहे हैं दैट टॉप एग्जीक्यूटिव्स विद टैलेंट एंड कैपेसिटीज बोथ कंट्रीब्यूट वेरी लिटिल टू द इंडस्ट्री। ये तो इंडस्ट्री में कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं रहे हैं। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है दैट दीज टॉप एग्जीक्यूटिव्स दे हैव नॉट लर्न्ड इनफ अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट, अबाउट द क्रिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कंड्यूसिव टू द ह्यूमन ग्रोथ। देखिए प्लीज इस तरह की कोट्स आप जरूर याद करते चलें हर थिंकर के साथ, ताकि एग्जाम में आप लिख सकें और थिंकर को आप कोट कर सकें। सो हियर ही सेज कि भाई ये जो आपके टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, ठीक है इनके पास टैलेंट होगा, इनके पास टेक्निकल नो हाउ होगा, लेकिन इनके पास सोशल स्किल्स नहीं है। इनके पास आपने ये स्किल्स नहीं दिए हैं कि ह्यूमन साइड को या ह्यूमन पूल के टैलेंट को ये ऑप्टिमली कैसे यूटिलाइज कर सकें, या ऑर्गेनाइजेशन में कैसा एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें जिसमें हर व्यक्ति अपने ऑप्टिमल लेवल पे परफॉर्म कर सके। तो यहां पर मैग्रेगर साहब प्रपोज करते हैं कि टॉप मैनेजमेंट के लिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट आर योर अजम्पशन दैट मे बी इम्प्लिसिट और द एक्सप्लिसिट अबाउट मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज पीपल। सब मैनेजर से ये सवाल पूछा जाए, बल्कि आगे उनको इसीलिए ट्रेन किया जाए कि भाई ये बताइए आपकी निगाह में मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करने के लिए, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू मैनेज द पीपल।
और जब ऐसे सवाल आप पूछेंगे तो इनके जवाब से एक सीरीज ऑफ क्वेश्चनेयर हल होता चला जाएगा। बहुत सारे रिलेटेड आंसर्स आपको मिलेंगे अबाउट लाइक मैनेजर्स के, कैसे मैनेजर्स को बनाया जाए, हाउ यू मेक द मैनेजर्स। तो मैनेजर्स ट्रेनिंग के लिए आपको आंसर मिल जाएंगे। मैनेजर्स की प्रोडक्टिविटी को कैसे आप एनहांस कर सकते हैं, या फिर अदर टेक्नो ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उन सारे सवालों के जवाब आपको इन्हीं आंसर से मिलते चले जाएंगे। नाउ वी कम के इसी अजम्पशन को, व्हाट इज योर कंसेप्शन, व्हाट इज योर अजम्पशन टू मेक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जब मैनेजर से सवाल पूछा जाता है तो दो तरह की थियरी में बांटते हैं। अब हम आते हैं मेन चीज की तरफ, जिस पर ज्यादातर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कि जो टेंजिबल कंट्रीब्यूशन है मैकग्रेगर का इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज थियरी एक्स एंड थियरी वाई। ये बेसिकली दो तरह का कंसेप्शन है। जैसे हमने पहले ही कहा कि इनके पास थियोरेटिकल अजम्पशन है। तो सिंपल कहें तो मैनेजर्स, लीडर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करते हैं, उनसे काम कैसे निकलवाते हैं। तो इसकी दो अप्रोचेस हैं, एक थियरी एक्स जिसको आर्काइव कहा जाएगा या क्लासिकल कहा जाएगा, और इसी को हटाकर प्रपोज करेंगे कि थियरी एक्स नहीं होनी चाहिए, थियरी वाई होनी चाहिए। सो थियरी एक्स बेसिकली, अच्छा यहां पर ये भी क्लियर कर लें इससे पहले कि हम दोनों को पढ़ें, ये दोनों रियलिटी में नहीं होती हैं, ये बिल्कुल क्लियर कट डिवीजन दोनों में नहीं है, डायकॉटमी नहीं है। मतलब खुद मैकग्रेगर लिखते हैं कि मैंने दोनों सिचुएशन को थोड़ा ड्रामेटाइज किया है, दोनों को थोड़ा एक्सट्रीम पे लेके गया हूं, ताकि हमें दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो क्लियर हो सकें। तो ऐसा नहीं है कि रियलिटी में एग्जिस्ट करते हों, लेकिन हाँ दोनों तरह की अप्रोचेस काम करती होती हैं, लेकिन कोई क्लियर कट डायकॉटमी, क्रिस्टल क्लियर डायकॉटमी नहीं है दोनों के बीच में, बट दोनों को ड्रामेटाइज करके थोड़ा एग्जैजरेट किया गया है। अब एक तरफ जब थियरी एक्स की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर कोई भी मैनेजर या लीडर है अपने किसी भी ह्यूमन रिसोर्स से, अपनी टीम से काम निकलवाने के लिए उसका कंसेप्शन क्या है अबाउट हिज टीम या अबाउट हिज सबऑर्डिनेट्स। तो एक है थियरी एक्स, दैट इज द कोर्सिव कंपल्शन थियरी, मतलब जबरदस्ती आप काम करवाएंगे, दबाव डालकर काम करवाएंगे और कंपल्शन के थ्रू काम करवाएंगे अपने टीम से या अपने सबऑर्डिनेट से। ये ट्रेडिशनलिस्ट व्यू है और इसमें बेसिकली डायरेक्शन, कंट्रोल, ये सब एक इम्प्लिसिट अजम्पशन है कि आप डायरेक्ट करेंगे, आप कमांड करेंगे, आप कंट्रोल करेंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को। अब इसमें मेन जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जहां पर भी थियरी एक्स होती है, कोर्सिव कंपल्शन होता है, वो है कि मैनेजर का कंसेप्शन या लीडर का कंसेप्शन अबाउट हिज टीम इज बेसिकली दैट द ह्यूमन बीइंग इज इनहेरेंटली डिसलाइकिंग ऑफ द वर्क एंड विल अवॉइड इट। कि जो ह्यूमन है वो इनहेरेंटली वर्क को पसंद नहीं करता, और जब भी ह्यूमन को मौका मिलेगा वो वर्क को अवॉइड करने की कोशिश करेगा। फर्दर कंसेप्शन ये है कि मोस्ट पीपल, अब क्योंकि इंसान हम कहें बाय नेचर ही डिसलाइकर ऑफ वर्क है, तो फिर ऐसे व्यक्ति से काम करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लोगों को लगातार करेक्ट करना होता है, कंट्रोल करना होता है, डायरेक्ट करना होता है, या फिर थ्रेटन करना होता है विद द पनिशमेंट। वो थ्योरी है ना कि आदमी सिर्फ दो ही इमोशंस के प्रभाव में काम करता है, या लालच में काम करता है या फिर वो डर के मारे काम करता है। तो यहां पर लगातार करेक्ट करना होता है, पनिशमेंट का थ्रेट देना होता है कि आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट करेंगे, आपकी सैलरीज कट कर दी जाएंगी, या फिर आपका प्रमोशन जो है उसको डिले कर दिया जाएगा या नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फर्दर इट ऑल्सो ऑब्जर्व दैट एवरेज ह्यूमन बीइंग प्रेफर्स टू बी डायरेक्टेड, wishes to avoid responsibility, has relatively little ambition, wants security above all। जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है ये बाय नेचर ये होता है कि भाई हमें कोई डायरेक्ट करे। जैसे कई बार होता है ना कि हम तैयारी भी कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं जब तक सिर पे डंडा ना हो तो पढ़ाई नहीं हो रही होती है, या जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया होता है कि वो डर नहीं होगा कि अरे नोटिफिकेशन आ गया है, एग्जाम होने वाला है, तब तक हम उतनी शिद्दत से पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर थियरी एक्स ये प्रपोज करती है कि जो ह्यूमन साइड है, जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है, वो बेसिकली ये चाहते हैं कि हमें कोई ना कोई रेगुलेट करने वाला हमारे ऊपर हो, जो हमें कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन दे रहा हो, तब हम पूरी शिद्दत से काम कर पाएंगे, अदरवाइज वी विल अवॉइड द वर्क। अब ये जो सारी थियरीज हैं ये बेसिकली एम्बॉडीज द मीडियोक्रिटी ऑफ मासेस। प्लीज रिमेंबर द थियरी एक्स tries to establish the mediocrity of masses, that the masses, the average human being, ये बहुत mediocre हैं,
बहुत लिमिटेड इनके गोल्स हैं, और वो लिमिटेड गोल्स अगर इनके पूरे हो जाएं, और वो भी सिक्योरिटी के गोल्स कि भाई ठीक है नौकरी चलती रहे, कुछ सैलरी आती रहे, घर बार चलता रहे, इतनी सिक्योरिटी अगर उनको है तो फिर इनके कोई बहुत ज़्यादा एम्बिशंस नहीं होते हैं। इस तरह का एक प्रपोजल आता है थ्योरी एक्स के थ्रू। अब चाहे ये थ्योरेटिकल अजम्पशन ही सही, लेकिन थोड़ी देर रुक कर जरा हम इस बात की जांच करते हैं क्या वाकई ऐसे कंसेप्शन होते हैं। तो आप आम तौर पे देखेंगे, लेट अलोन द ऑर्गेनाइजेशंस, हम जरा समाज में सोच अगर देखें तो कई बार आपने ऐसा सुना भी होगा, अच्छा आई एम नॉट ऑफेंसिव टू एनी प्रोफेशन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशंस, बट हम अक्सर ये सुनते हैं खासकर लेबर तबके के बारे में, लेबर क्लास के बारे में। आमतौर पे अगर हम लेबर से कहीं पे काम करा रहे हो तो जो काम करा रहा व्यक्ति होता है, चाहे वो क्लाइंट के तौर पे काम करा रहा हो, तो कई बार आप ऐसी चीजें सुनेंगे कि भाई ये लेबर क्लास से तो काम लेना पड़ता है, ये कामचोर लोग हैं, खिंच के कम लवांगे ता ये कम दऊगा, नहीं ता ये कम नहीं दऊगा। मतलब कि जब तक आप कमांड कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये काम नहीं करेंगे। या फिर कई बार हम अपने ही जरा घरों में झांकें, कई बार जब डोमेस्टिक मेड कोई काम के लिए हमारे घरों पे आती हैं तो नॉर्मली फैमिली का ये होता है कि भाई ये ढंग से सफाई नहीं करते हैं, या ये बर्तनों की सफाई अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर तो खड़े होकर काम करवाना पड़ता है। ऐसे ही आप कंस्ट्रक्शन के लेबर के बारे में देख लें, कोई घर या दुकान अगर आप बनवा रहे हैं, मरम्मत करवा रहे हैं, तो कई बार जो ओनर होता है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट आउट किया होता है वर्क, तो कई बार कि नहीं ये काम तो खड़े होकर कराना पड़ता है, अदरवाइज ये काम चोरी या मक्कारी करेंगे। तो इस तरह का फिनोमेना आपको सोसाइटी में भी देखने को मिलेगा, जहां पर आप जब किसी से अपना कोई काम एक्सट्रैक्ट करा रहे होते हैं तो उनकी अजम्पशंस जो हैं वो कोर्सिव कंपल्शन वाली अजम्पशन है। या थोड़ा अब देखें हम ऑर्गेनाइजेशंस को, तो कई बार हम ही अपने सरकारी दफ्तरों के प्रति जो हमारा कंसेप्शन है, लेट अलोन द मैनेजरियल कंसेप्शन, हम अगर लोगों के कंसेप्शन की बात करें, अजम्पशन की बात करें, तो क्या रहता है कि सरकारी ऑफिस में जो सरकारी मुलाजिम हैं ये काम नहीं करते हैं, या फिर इनको कुछ लालच देना पड़ता है तब काम करते हैं। अब अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में आए तो भी चाहे ये एग्जैजरेशन है बहुत ज्यादा, आपने पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म के अंदर लिख दिया कि प्योरिटी में ये चीज है, तो प्योरिटी में वो नहीं मिलेगी, कुछ मिक्स आपको मिलेगा थ्योरी वाई के साथ भी। लेकिन हाँ, कई बार जो आप ऑफिसर्स देखेंगे जो उनके सबऑर्डिनेट हैं, तो उनके प्रति यही रवैया होता है कि ये काम नहीं करके देते हैं और इनके ऊपर स्ट्रिक्ट विजिलेंस रखना पड़ता है। तभी आपको इंडस्ट्रियल सेटअप में सुपरवाइजर जैसी पोस्ट मिलेंगी टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो इस तरह का फिनोमेना आपको सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के ही अंदर मिल जाएगा। लेकिन फिर ये कितना इंपॉर्टेंट है वर्क एक्सट्रैक्ट करने के लिए? मतलब कभी कॉलोनियल एरा रहा हो तब शायद इस तरह के फॉर्मूला काम करते हो, क्लासिकल एरा में काम करते हो, लेकिन आज के दौर में क्या इस तरह की अजम्पशंस ये आप अपने सबऑर्डिनेट्स के पोटेंशियल को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाएंगे इस तरह की अजम्पशंस से? तो यहां पर मैग्रेगर कहते हैं नो, रादर दिस थियरी invokes the rebel hypothesis that humans are horde of men accentuated with self-interest। सिर्फ अपने इंटरेस्ट की वजह से लोग इकट्ठे होते हैं तब ह्यूमन काइंड बनी हुई है, मतलब सेल्फिश मैन वाली बात। या फिर ये थियरी एस्टैब्लिश करती है that man is an insecure beast responding to the language of fear. He is disliker or avoider of all work under all circumstances। हर हाल में वर्क को अवॉइड करने वाला ही होता है ह्यूमन। इस तरह की थ्योरीज को आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसी के साथ मैग्रेगर फाउंड्स दैट दीज अजम्पशन are unnecessarily limiting. They prevent one seeing the possibility inherent in the other managerial strategies। इस तरह की थ्योरी से अगर आप काम करते हैं तो अपने ह्यूमन पोटेंशियल को आप बहुत लिमिट कर रहे हैं। आप बहुत ही हीन भावना के साथ अपने ह्यूमन रिसोर्स को देखते हैं, उसी तरह से फिर आप उसको ऑपरेट करेंगे। फर्दर द मैग्रेगर ऑब्जर्व दैट भाई अगर इस तरीके से, इस सोच के साथ, इस अजम्पशन के साथ मैनेजरियल ऑपरेशंस चल रहे हैं तो आप चाहे जितने मर्जी ऐसे नई चीजें ले आए, जैसे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है, कंसल्टेटिव सुपरविजन है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, ये सब वर्केबल नहीं होंगी। रादर इट विल प्रूव टू बी ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। इन सब का कोई असर नहीं होगा क्योंकि आपके अजम्पशंस ही रॉन्ग है। तो अगर आप डेमोक्रेटिक लीडरशिप की बात भी कर रहे होंगे तो वो ऑन पेपर रह जाएगी। आप सबऑर्डिनेट की सलाहों को फाइनल डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करेंगे। और जब हम
थ्योरी एक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा थ्योरी एक्स को ही कंटिन्यू करें और इसी हिसाब से मैनेजरियल इन्फ्लुएंस बनाया जाए सबऑर्डिनेट के ऊपर, तो हम पोटेंशियलिटीज को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे। कहाँ तो हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन पोटेंशियल जो है उसको ऑप्टिमल यूज करने का, लेकिन अगर आप इन्हीं अजम्पशंस पे काम कर रहे हैं कि आपके सबऑर्डिनेट तो कामचोर हैं, तो आप उनकी पोटेंशियलिटीज को एक्सप्लोर भी नहीं कर पाएंगे, लेट अलोन to maximum utilization of their potential. Now, here we come that मैग्रेगर फेल्ट के ये जो कमांड और कंट्रोल का एनवायरनमेंट है, ये आज के दौर में तो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। हाँ, कभी किसी क्लासिकल एरा में या फिर क्लासिकल एरा से पहले हम कॉलोनियल सेटअप की बात कर लें, तब शायद क्योंकि ह्यूमंस को थोड़े लिमिटिंग थे, इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे, तब ज़रूर शायद ये टूल कुछ काम कर पाए। लेकिन आज जब सिक्योरिटी की नीड काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हैं वर्किंग क्लास की, तो आज के दौर में तो ये पूरी तरह से रिडंडेंट थियरीज हैं, रिडंडेंट आपकी अजम्पशंस हैं। फर्दर दैट इन दिस सिचुएशन वन वुड एक्सपेक्ट एम्प्लॉयज टू डिसलाइक देयर वर्क एंड अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रादर ये जो थ्योरी एक्स है, ये एक ऐसा फिनोमेना क्रिएट करती है कि जो वर्कर है वो डिसलाइक करता है अपने वर्क को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करने लग जाएगा। जब इस तरह से मैनेजरियल ऑपरेशंस होंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्कर है, अब लेट अलोन द प्राइवेट और द गवर्नमेंट, लेकिन वहां पर वर्कर को अपनी सेल्फ वर्थ ही फील नहीं होगी। जब उसको ये पता है कि मेरे सुपीरियर मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं रखते हैं, रादर ट्रस्ट डेफिसिट है मेरी कैपेसिटीज को लेके, मेरी विलिंगनेस टू वर्क को लेके, या मेरे कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन को लेके एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, तो सेल्फ वर्थ फील नहीं होगा और अल्टीमेटली एलिनेशन कॉज होता है। खुद को वो ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा ही नहीं समझ पाएगा और कंट्रीब्यूशन भी उसका उसी हिसाब से डिक्रीज होता चला जाएगा। तो थ्योरी एक्स पूरी तरह से आर्काइक है, क्लासिकल अप्रोच के साथ है, तो इसकी जगह होना क्या चाहिए। अब हम आते हैं टू द कंट्रास्ट, जो अदर साइड एग्जैजरेशन है, वो है थ्योरी वाई, एंड दिस इज द थियोरेटिकल अल्टरनेट अजम्पशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड सेल्फ कंट्रोल। तो थ्योरी एक्स क्या थी? आपकी कमांड एंड जो कोर्सिव स्टाइल था ऑपरेशंस का, यहां पर इंटीग्रेशन है और सेल्फ कंट्रोल है, वर्कर खुद को ही सेल्फ कंट्रोल करते हैं। नाउ थ्योरी वाई के इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, मतलब मैनेजरियल स्टाइल द अदर साइड। थ्योरी वाई के अंदर मैनेजरियल स्टाइल क्या होता है, यहां पर मैनेजर के कंसेप्शन क्या है अबाउट देयर टीम, अबाउट देयर ह्यूमन रिसोर्स। सो हियर द मैनेजर थिंक्स दैट द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट ऑफ वर्क इज एज नेचुरल एज प्ले और रेस्ट। जैसे किसी भी एवरेज ह्यूमन बीइंग की लाइफ में रेस्ट का इंपॉर्टेंस है, उसके एंटरटेनमेंट का इंपॉर्टेंस है, या उसकी ईटिंग हैबिट्स का कि उसको कुछ खाने पसंद है, इसी तरह से एवरेज ह्यूमन बीइंग की लाइफ में वर्क भी एक नेचुरल स्थान रखता है। तो वर्किंग कैपेबिलिटीज, वर्किंग एंथुजियाज्म comes naturally to the human being। यहां पर वो डिसलाइकर ऑफ वर्क नहीं है। Then it comes to that mass exercises self direction, self control in the service of objectives to which he is committed। जिस भी ऑब्जेक्ट के लिए, जिस भी गोल के लिए वो कमिटेड है, उसको हासिल करने के लिए जो मासेस हैं, जो ग्रुप ऑफ ह्यूमंस हैं, ये सेल्फ रेगुलेटेड होते हैं, सेल्फ गाइडेड होते हैं कि हमें कुछ अचीव करना है तो उसकी तरफ ये खुद अपने प्रयास डालते हैं। इनको बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने की या फिर कोर्सिव कंपल्शन थियरी के थ्रू काम पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देन हियर द मैनेजर थिंक्स दैट कमिटमेंट टू द ऑब्जेक्टिव इज अ फंक्शन ऑफ रिवॉर्ड एसोसिएटेड विद देयर अचीवमेंट्स। तो यहां पर पनिशमेंट नहीं, बल्कि मैनेजर्स ये सोचते हैं कि जो भी इनके अचीवमेंट्स होंगे उनके थ्रू, क्योंकि इनके रिवॉर्ड्स भी अटैच्ड हैं, तो ज्यादा मोटिवेट होते हैं हायर अचीवमेंट के लिए। फर्दर इट कम्स टू दैट एवरेज ह्यूमन बीइंग learns under proper condition not only to accept but also to seek responsibilities। कहाँ थ्योरी एक्स कह रही थी कि अवॉइडर ऑफ वर्क है, डिसलाइकर ऑफ वर्क है, अवॉइडर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ह्यूमन नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, बल्कि थ्योरी वाई में मैनेजर का अब अजम्पशन ये है कि जो मेरा ह्यूमन रिसोर्स है अंडर प्रॉपर कंडीशन, ये ना सिर्फ एक्सेप्ट करता है बल्कि नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डिमांड भी करता है। जैसे हम जानते हैं कि आज के दौर में बहुत सारे ह्यूमंस जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन सिर्फ मनी नहीं है, बल्कि कुछ हायर अचीवमेंट के लिए वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख करते हैं कि हम ये जिम्मेवारी लेंगे। जैसे कल ही
वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा साहब ने गोल्ड मेडल जीता है, तो उनका एक फेमस कोट भी आया है कि आई एम अ थ्रोअर, और हमारी कोई फिनिश लाइन नहीं होती है। तो अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, मैं नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख कर रहा हूं, मुझे अभी बहुत कुछ अचीव करना है, सिर्फ कुछ मेडल जीत लिए हैं तो ये मेरी फिनिश लाइन नहीं है। या फिर अभी चंद्रयान 3, और उसके बाद आप देखें एस सोमनाथ साहब जब चंद्रयान 3 लैंड करने वाला था, उससे पहले वो कहते हैं कि इफ थिंग्स गो रॉन्ग वी आर इन द पोजिशन टू टैकल ऑल द प्रॉब्लम्स। हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर कुछ गड़बड़ भी होती है चंद्रयान के लैंड करने में तो हम उन गड़बड़ियों को भी प्रॉपरली टैकल करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एस सोमनाथ साहब इसरो के चेयरमैन और उनकी लीडरशिप के अंदर पूरी टीम वो नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख कर रही है कि हाँ, हम ये जो ह्यूमन सोसाइटी के जो बिगेस्ट ऑफ चैलेंज है कि आप चांद के ऊपर जाके रोवर उतार दें, वहां पे एक्सप्लोरेशन करें, इस तरह की हाई कैपेसिटी हाई डिमांडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ये खुद सीख करते हैं, उनसे भागते नहीं हैं। तो यहां पर थियरी वाई प्रपोज करती है कि ह्यूमन दीज आर सीकर ऑफ द न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट आपको कंडीशंस ठीक रखनी है। व्हेन इट कम्स टू द कैपेसिटी टू एक्सरसाइज अ रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन एंड इंजेन्युइटी in the solution of organization problem is widely not narrowly distributed in the population. ये नई responsibilities को सीख करना, creativity, imagination और ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने की कैपेसिटी ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कुछ लोगों के पास है, सिर्फ हाई पोस्ट के पास होती हैं, बल्कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉपुलेशन। सभी के पास ये कैपेसिटीज हैं, पोटेंशियल है, बस आपको उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करना है। फर्दर थियरी वाई assumption says that under the condition of modern industrial life the intellectual potentialities of average human being are only partially utilized. Now this is very important कि आज की मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइफ के अंदर जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इनकी पोटेंशियलिटीज़ जो हैं, खासकर इनकी इंटेलेक्चुअल पोटेंशियलिटीज़ जो हैं, इनका बहुत लिमिटेड यूज़ किया जा रहा है, ऑप्टिमली यूज़ ही नहीं किया जाता है, क्योंकि वही कमांड एंड कंट्रोल फिनोमेना अभी भी मैनेजरियल लाइफ में चला आ रहा है। तो ये एक दूसरी साइड का एग्जरेशन है जहाँ पर ह्यूमन साइड की पोटेंशियलिटी में कॉन्फिडेंस प्लेसन किया जाता है कि ये जो वर्कर है, कोई भी एम्प्लॉय है या किसी भी संस्था का कोई सदस्य डिसलाइकर ऑफ वर्क नहीं है, अगर प्रॉपर कंडीशन मिले तो ये नई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख करता है, ये इनोवेटिव है, इमेजिनेटिव है, क्रिएटिव है और प्रॉब्लम के सल्यूशन के नए नए आयाम को स्थापित कर सकता है अगर प्रॉपर कॉन्फिडेंस इसके अंदर प्लेस इन किया जाए तो यहां पर थियरी वाई एक पॉजिटिव कनोटेशन के साथ हमें न्यू मैनेजरियल स्टाइल का एक मॉडल एस्टैब्लिश करने के लिए थियोरेटिकल अजम्पशन प्रोवाइड करती है। फर्दर मैग्रेगर ऑब्जर्व्ड कि देखिए, अगर फिर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर्स आर एग्जिबिटिंग द क्वालिटीज ऑफ बीइंग लेजी, इनडिफरेंट, अनविलिंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर अनक्रिएटिव हैं, अनकोऑपरेटिव हैं, मतलब वही थ्योरी एक्स जैसे अगर वो फिनोमेना को एग्जिबिट करते हैं तो उसके पीछे वर्कर का दोष नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स का दोष नहीं है, बल्कि ऐसी सारी नेगेटिव वाइब्रीज के पीछे मैनेजमेंट्स मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। मतलब अगर कहीं पर भी वर्कर अनकोऑपरेटिव है, अनविलिंग टू कंट्रीब्यूट टू द वर्क है, अनक्रिएटिव है, काम से जी चुराता है, तो यहां पर मैनेजरियल स्टाइल की प्रॉब्लम है, क्योंकि शायद वो थ्योरी एक्स से डील करते हैं जिसकी वजह से सेल्फ वर्थ ही नहीं फील हो रही है। अगर आप थ्योरी वाई के थ्रू ऑपरेट करेंगे तो सेल्फ वर्थ फील होगा और वर्कर या फिर एम्प्लॉय आपके काम में ऑर्गेनाइजेशनल गोल की अचीवमेंट के लिए फुली कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगा ही करेगा। देन इट ऑल्सो कम्स के सेंट्रल प्रिंसिपल इज दैट इंटीग्रेशन ऑफ बिहेवियर। So remember, in the organizational success, according to McGregor, is the integration of behavior of human resource. जो भी ह्यूमंस आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके बिहेवियर का इंटीग्रेशन करें ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। इससे जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका पर्सनल गोल भी अचीव होगा, सेल्फ गोल भी अचीव होगा और अल्टीमेटली सेल्फ वर्थ के साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हासिल करने के लिए भी अपने एफर्ट्स पुट इन करेगा। देन वी कम के स्कैनलन प्लान।
अब स्कैनलन प्लान देखिए, वैसे तो कुछ नहीं है, थ्योरी वाई की ही एक फर्दर थियोरेटिकल अजम्पशन है। बेसिकली मैग्रेगर साहब ने, एक और थिंकर है फ्रेडरिक लिजायर, तो इनके साथ मैनेजमेंट कॉपरेशन के ऊपर कुछ रिसर्च स्टडीज पब्लिश की थी और इसी को फेमसली कहा जाता है स्कैनलन प्लान। MIT में सारा रिसर्च डिस्कस किया जा रहा था। अब ये स्कैनलन प्लान क्या है? स्कैनलन प्लान इज अ फिलॉसफी of management based on theoretical assumption entirely consistent with theory Y. सो स्कैनलन प्लान देखिए, वैसे भी मैग्रेगर की सारी थ्योरी में कहीं कोई आपको फैक्चुअल नॉर्मेटिव चीज़ें नहीं मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस दो साइड का एग्जैजरेशन है और एक फिलोसफिकल वर्क बताया गया है। तो स्कैनलन प्लान इज नथिंग बट द फिलोसफिकल वर्क अबाउट द मैनेजमेंट स्टाइल। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर अगर मैनेजरियल स्टाइल वो थ्योरी वाई से कंसिस्टेंट है पूरी तरीके से, तो उसको हम कहते हैं स्कैनलन कंपनीज। मतलब उस कंपनी में स्कैनलन प्लान लागू किया जा रहा है, थ्योरी वाई को लागू किया जा रहा है। नाउ वी कम टू दिस थिंग कि अपनी डिफरेंट स्टडीज, MIT में डिफरेंट स्टडीज के थ्रू मैग्रेगर साहब ने एस्टैब्लिश किया कि जो भी थ्योरी वाई के थ्रू मैनेजरियल स्टाइल को ऑपरेट करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये अपने गोल्स को प्रॉपर टाइम के अंदर विद लिमिटेड कॉस्ट हासिल करेंगे ही करेंगे। नाउ टू सेंट्रल थीम्स आर देयर about the Scanlon plan. One is loss reduction, sharing and effective participation. So McGregor, now again some quotes, like McGregor कहते हैं कि जहां पर भी स्कैनलन प्लान लागू किया जाता है या थ्योरी वाई से कंसिस्ट होकर मैनेजर स्टाइल को ऑपरेट किया जाता है, वहां पर proverbial task of selling a refrigerator to Eskimos had been also easier in Scanlon companies rather than in other companies selling traditional incentive plans or merit rating programs. मतलब ये तो प्रोवर्बियल एक टास्क है ना, सेलिंग रेफ्रिजरेटर टू एस्किमोज। अब एस्किमोज ठंडे इलाकों में रहते हैं तो फ्रिज का क्या करेंगे, तो गर्म इलाकों के लिए है। लेकिन जो भी स्कैनलन कंपनीज होती हैं थ्योरी वाई से कंसिस्ट होकर अपने मैनेजरियल स्टाइल को ऑपरेट करते हैं, वो हाई टास्क को भी अचीव कर सकते हैं, और जो थ्योरी एक्स पर काम करते हैं वो बहुत ही मीडियोकर परफॉर्मेंस के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। फर्दर द पार्टिसिपेशन, हियर द की, the participation, or as we discussed, the integration of behavior of humans in the organization that offers substantial opportunities for ego satisfaction of the workers. आप अगर थ्योरी वाई के थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करेंगे तो जो भी वर्कर आपकी ऑर्गेनाइजेशन जुड़ा हुआ उसकी ईगो सेटिस्फैक्शन होती है। Now ego satisfaction is not in negative terms, rather it is more closely related to the term of self worth, कि वो सेल्फ वर्थ फील करता है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल गोल से उसका एलिनेशन नहीं होता है, बल्कि वो एस्पिरिट को फील करता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा खुद को फील करता है, तब कंट्रीब्यूट करने के लिए ज्यादा मोटिवेट होता है। सो दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स वी हैव टू स्टडी अंडर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट द मैग्रेगर। मेजरली याद रखिए थ्योरी एक्स थ्योरी वाई दोनों का डिफरेंस और कंट्रास्ट जो भी है, और अल्टीमेटली जो हम फिलोसफिकल वर्क की बात कर रहे हैं ऑफ द मैग्रेगर अबाउट द मैनेजमेंट स्टाइल। और स्कैनलन प्लान वो सिर्फ एक शब्द है कंसिस्टेंट विद द थियोरेटिकल अजम्पशन ऑफ थ्योरी वाई, और ये सब कुछ अजम्पशन के तौर पर है कि इस तरह का फिनोमेना होता है, और आपको मैनेजरियल स्टाइल वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक या फिर हम कहें ज़्यादा थ्योरी एक्स के करीब आपको एस्टैब्लिश करना है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को आप इंश्योर कर सकें। दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।